नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन चौधरी और सक्सेस प्लस करंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्किम के इतिहास के बारे में। सिक्किम जो कि भारतीय गणराज्य का 22वां राज्य बना था साल 1975 में। उससे पहले ये एक सेपरेट कंट्री हुआ करता था जिसे किंगडम ऑफ सिक्किम के नाम से जाना जाता था, जिसपे चौग्याल राजाओं का रूल हुआ करता था। ये भारत का भाग कैसे बना, भारत का राज्य कैसे बना, इस कहानी को तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन साथ ही सिक्किम का संपूर्ण इतिहास हम डिस्कस करेंगे प्राचीन काल से आधुनिक युग तक। सिक्किम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पे बसा हुआ है। हिमालयन ईस्टर्न हिमालयन में भारत में अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिक्किम नज़र आएगा, जिसकी राजधानी गैंगटोक है। इसका क्षेत्रफल सिर्फ 7000 स्क्वायर किलोमीटर ही है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इसको देखें आप तो इसके चारों तरफ देशों को देखिए आप। इधर चाइना है जो पहले तिब्बत हुआ करता था, ऑब्वियसली तिब्बत के ऊपर चाइना ने कंट्रोल कर लिया, उससे पहले तो यहाँ पे तिब्बत ही था। इधर नेपाल है, इधर भूटान है और इधर बांग्लादेश है। हालांकि बांग्लादेश के साथ इसके बॉर्डर शेयर नहीं होते, लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और इधर हमारा इंडिया है। अब तो इंडिया का पार्ट बन चुका है सिक्किम, लेकिन प्राचीन काल से अगर आधुनिक युग तक भी अगर हम बात करें, साल 1975 से पहले तक की बात करें, तो भारत इधर एक देश, इधर नेपाल, इधर भूटान, इधर तिब्बत, 4 देशों के साथ इसकी सीमाएं लगती थी। तो सिक्किम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पे हो जाता है और भारत ने इसीलिए सिक्किम को अपना पार्ट बनाने के लिए काफ़ी भरसक प्रयास करे और उसमें वो सफल भी रहा। अब सिक्किम की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल से जो लोग यहाँ पे रहते थे उनकी जीवन शैली के बारे में हम बात करेंगे, किस तरह से वो रहते थे, कैसी उनकी सोशल लाइफ थी, किस तरीके के रिलीजन को वो लोग फॉलो करते थे, कौन लोग थे, कौन सी ट्राइब्स थी। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इन लोगों का और इनके जो किंगडम्स थे उनका अपने आसपास के पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध थे, कैसे रिलेशंस थे। चाहे बात वो तिब्बत की हो, चाइना तो बाद में बना, लेकिन पहले तिब्बत था तो तिब्बत के साथ कैसे रिलेशंस थे, नेपाल के साथ कैसे रिलेशन थे, भूटान के साथ कैसे रिलेशन थे, इंडिया के साथ कैसे रिलेशन थे, ब्रिटिश एरा में इंडिया के साथ, जो ब्रिटिश इंडिया था उसके साथ कैसे रिलेशन थे, और उसके बाद भारत की आज़ादी के बाद इंडिया की साथ उसके कैसे रिलेशन थे, और फिर इंडिया का पार्ट कैसे बना। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे सिक्किम के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब ये मैप है, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। ये जो क्षेत्र बता रखे हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये वो क्षेत्र है जहाँ पे, जैसे आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं, पीओके, पाकिस्तान ने इलीगली कश्मीर का जो हिस्सा ऑक्यूपाई कर रखा है वो ए वाला क्षेत्र है। ये सी वो क्षेत्र है जो अक्साई चीन है, जो चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है साल 1962 के इंडिया चाइना वॉर के बाद से। उसके अलावा डी वो क्षेत्र है जिसपे इंडिया का ही कंट्रोल है, इंडिया ही से एडमिनिस्ट्रेट करता है, लेकिन चाइना जो है बार बार क्लेम करता है कि ये जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश का, ये साउदर्न तिब्बत है और चाइना को बिलोंग करता है। तो चाइना की आप जानते हैं कि जो आज के समय पॉलिसीज़ हैं, जिस तरीके से वो दूसरे देशों के साथ उसके बॉर्डर्स पे कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, वो तो एक कोई नई बात नहीं है, आप सभी जानते ही हैं इस बारे में। तो ये जो है मैप में कई बार आपको चीज़ें नज़र आती हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो बातें बता रखी हैं उसको इतना आप तवज्जो मत दीजिएगा, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या क्या है, ठीक है। A B C D चारों ही क्षेत्र इंडिया को बिलोंग करते हैं और हम यही मान के चलेंगे, ठीक है। अब आप देखिए सिक्किम की जियोग्राफिकल लोकेशन, ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं है, 7000 स्क्वायर किलोमीटर मैंने आपको बताया, बहुत ही छोटा राज्य है भारत का ये। और साल 1975 से पहले तो भारत का राज्य नहीं था। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन ये भारत का राज्य बना 1975 में। कैसे बना उसकी कहानी को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले सिक्किम के इतिहास में बैकग्राउंड में चलते हैं, प्राचीन काल से लेके आधुनिक युग तक पहुँचेंगे। तो सिक्किम की जो हिस्ट्री है वो शुरू होती है लेपचा लोगों के द्वारा। लेपचा लोग जो हैं, एक लेपचा ट्राइब होती है। लेपचा एक एथनिकल ग्रुप है सिक्किम का, दार्जिलिंग में भी रहते हैं, सिक्किम में भी रहते हैं, कुछ भूटान में, कुछ नेपाल में, यहाँ पे इस क्षेत्र में लोग रहते हैं और यही सिक्किम के ओरिजिनल इनहेबिटेंट माने जाते हैं। सबसे पहले जो लोग सिक्किम के क्षेत्र में रहे वो कौन थे? लेपचा। तो सिक्किम दार्जिलिंग में आज भी ये लोग पाए जाते हैं। दोनों ही सिक्किम और दार्जिलिंग भारत के पार्ट हैं, अभी आप जानते ही हैं। तो सिक्किम वंस एक इंडिपेंडेंट किंगडम हुआ करता था ईस्टर्न हिमालयाज में, और साल 1975 में भारत का भाग बना। उससे पहले अगर हम बात करें 17वीं शताब्दी की, तो 1641 में यहाँ पे लेपचा रूलर्स के द्वारा, लेपचा रूलर्स और लीपू रूलर्स और अलग अलग यहाँ पे ग्रुप थे, उनमें से जो लेपचा रूलर्स थे उनको रिप्लेस करके यहाँ पे एक बुद्धिस्ट किंगडम स्टैब्लिश हुआ था, जिसे चौग्याल किंगडम कहा जाता है। चौग्याल का मतलब होता है एक धर्म राजा। चौग्याल एक टाइटल है बेसिकली, मैं आपको बता देता हूँ टाइटल है, किस तरीके का टाइटल है वो मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ कि क्या होता है इसका मतलब। चौग्याल का मतलब होता है धर्म किंग या रिलीजियस किंग, एक ऐसा राजा
जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिकली स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल दोनों ही मैटर्स को सुलझाएगा उस देश की, उन दोनों ही मुद्दों के ऊपर वही सुप्रीम होगा, वही होता है यहाँ पे चोग्याल। जैसे दलाई लामा जो हैं वो तिब्बत में उनके रिलीजियस हेड भी हैं और पॉलिटिकल हेड भी हैं। तो दलाई लामा का जिस तरीके से पद था, वैसे ही भूटान में भी एक पद था, उसी तरीके से सिक्किम में भी था। तो ये बुद्धिस्ट किंगडम था और माना जाता है कि ये जो चोग्याल राजा थे ये गुरु रिम्पोचे कौन गुरु? पद्म संभव, जो संत पद्म संभव, जो भारत से ही तिब्बत की तरफ गए थे, जिनको द्वितीय बुद्धा भी कहा जाता है तिब्बत में, जिन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया था नेपाल में, भूटान में, सिक्किम में और तिब्बत में। तो इन क्षेत्रों में पद्म संभव जो संत थे, जिन्हें गुरु रिम्पोचे भी कहा जाता है, उनके डिसेंडेंट्स के तौर पे माना जाता है इन चोग्याल राजाओं को। और उन्हीं पद्म संभव संत ने एक बार ये भविष्यवाणी करी थी पुराने टाइम में, जब वो गए थे वहाँ पे 10वीं 11वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में। तो उन्होंने ये भविष्यवाणी करी थी कि आगे चल के यहाँ पे एक डायनेस्टी का राइज होगा जो कि पूरे सिक्किम के ऊपर रूल करेगी। तो इन्हें चोग्याल कहा गया। चोग्याल मतलब धर्म राजा कहा गया। फिर बात करते हैं 18वीं शताब्दी की। मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, 18वीं शताब्दी में सिक्किम जो है वो ब्रिटिश कंट्रोल के अधीन रहा। ब्रिटिशर्स ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया और इनके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी रहे थे ब्रिटिशर्स के, लेकिन फाइनली ये ब्रिटिशर्स का प्रोटेक्टरेट रहा। ब्रिटिशर्स ने अपने अधीन रखा, यहाँ पे राजा रूल कर रहा था। कई बार उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हुए चोग्याल्स के साथ, कई बार तो चोग्याल को बंधक तक बना लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अधीन रहा सिक्किम। फिर जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे, 565 रियासतें थी भारत में, इंडियन, ये जो जहाँ पे भी ब्रिटिशर्स का पूरा वो था, आप जानते हैं, रूल था, कॉलोनी थी। तो इतनी रियासतों को ये कहा गया कि या तो आप भारत में मिल जाइए या पाकिस्तान में मिल जाइए या फिर आप इंडिपेंडेंट रह लीजिए, आपकी इच्छा है। तो सिक्किम ने ये तय किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट कंट्री रहेगा। तो सिक्किम इंडिपेंडेंट रहा साल 1975 तक। फिर उसके बाद वो भारत में मर्ज हो गया और भारत का 22वां राज्य बना और उसके बाद एक प्रॉपर मर्जर की प्रक्रिया हुई, भारत के राज्य में इसे मिलाया गया। अब बात करते हैं सिक्किम की एंशिएंट हिस्ट्री की। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया, अब सिक्किम की एंशिएंट हिस्ट्री पे चलते हैं। कहा जाता है कि कीरती लोग जो थे वो सबसे पुरानी एंशिएंट ट्राइब थी सिक्किम की। मैंने आपको लेपचा लोगों के बारे में भी बताया। लेपचा लोग जो हैं वो यहाँ के ओरिजिनल हैबिटेंट थे और कीर्ति लोग जो हैं, जिनमें कई ग्रुप आते हैं, जिनमें लेपचा भी आते हैं, लिम्पू भी आते हैं, कई लोग आते हैं। तो कीर्ति जो है एक बड़ा ग्रुप है और उनमें भी लेपचा जो है एक सब ग्रुप है, वो सबसे पुराने हो गए। तो कीर्ति लोग जो हैं वो सबसे पुराने लोग थे जो सिक्किम की धरती पर रहना शुरू हुए थे और प्राचीन काल में ये बात मानी जाती है। उसके बाद एक स्कॉलर थे AC सिंह, इन्होंने मेंशन किया कि सिक्किम जो है वो कीर्ति लोगों का घर रहा है प्री हिस्टोरिक पीरियड से। प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड जिसमें हमें लिखित में कोई नहीं मिलता प्रमाण, लेकिन हमें प्रमाण मिलते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के माध्यम से, इन चीज़ों के माध्यम से, उससे पता चलता है। लीजेंड्स की कुछ कहानियां भी हैं, जिसमें कीरत किंग यालाम्बर के बारे में कहा जाता है, जिसने 1500 BC में इस क्षेत्र में रूल किया था। त्रिशूली रिवर के आसपास के क्षेत्र में, नेपाल और तीस्ता रिवर सिक्किम के आसपास के क्षेत्रों में रूल किया था। तो ये राजा था जिसका नाम था यालाम्बर। इसकी एक बहुत ही पॉपुलर कहानी है नेपाली लीजेंड्स में, सिक्किम के लीजेंड्स में, और वो जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा हद तक बाबा खाटू श्याम जी की कहानी से मेल खाती है। आपने शायद ये कहानी सुनी होगी महाभारत के किसी एपिसोड में, या महाभारत के बारे में जब आप पढ़ते हैं या कहानियां सुनते हैं तो आपको पता होगा कि महाभारत के युद्ध में बब्रिक सेन नाम का एक योद्धा था, जो कि पांडवों में से जो दूसरे पांडव थे, भीमसेन, उनका ग्रैंडसन था, या आप कह सकते हैं कि भीम का बेटा था कौन? घटोत्कच, और घटोत्कच का बेटा था कौन? बब्रिक सेन। बब्रिक सेन के बारे में कहा जाता है कि वो इतना ताकतवर योद्धा था कि उसने ये कहा था श्री कृष्ण जी को कि मैं 3 बाण में पूरा युद्ध समाप्त कर सकता हूँ, और उसके लिए परीक्षा भी ली गई थी। और लेकिन बब्रिक सेन की एक बहुत बड़ा प्रण था, उन्होंने एक प्रण ले रखा था कि वो युद्ध उसी की तरफ से लड़ेंगे जो कि कमजोर होगा, जो युद्ध में हार रहा होगा। तो श्री कृष्ण जी को ये बात पता थी कि इस युद्ध में तो कौरव हारेंगे, और अगर कौरवों का पक्ष बब्रिक ने ले लिया तो फिर कौरव नहीं हारेंगे, क्योंकि बब्रिक बहुत ताकतवर योद्धा है, और बब्रिक अगर कौरवों की तरफ से लड़ा तो पांडव हार जाएंगे। तो बब्रिक सेन का बलिदान लिया गया, बलि ली गई, उनकी गर्दन को काट के
ऐसे टांग दिया गया ऊपर, और वो 18 दिन तक महाभारत का पूरा युद्ध देखते रहे। और उसके बाद उनको आशीर्वाद दिया, उनको एक तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि आप कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाएंगे और आपकी पूजा होगी, आपको बहुत लोग मानेंगे। श्याम जी, श्याम कौन है? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जी के ही एक अंश के रूप में उन्हें बहुत पूजा जाता है और उनकी बहुत मान्यता है। ये बात आपको कहीं ना कहीं पता होगी, मैंने शॉर्ट में आपको एक कहानी बताई है। इसी तरीके की कहानी बाबा खाटू श्याम जी की है, और इसी तरीके की कहानी किंग यालंबर की भी है। किंग यालंबर की कहानी में भी सेम बात कही गई, यही कहानी दोहराई गई कि यालंबर इतने महान योद्धा थे कि वो महाभारत में युद्ध लड़ने के लिए गए, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए गए और उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि वो उसी की तरफ से युद्ध लड़ेंगे जो कि कमज़ोर पड़ेगा, जो कमज़ोर होगा, चाहे वो पांडव हों या कौरव हों, तो वीकर सेक्शन की तरफ से उन्हें लड़ना था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बलि ली और ये सब बातें यहाँ पे भी कही गई। तो अलग अलग जगहों पे सेम कहानियाँ, सेम लेजेंड्स आपको देखने को मिल सकती हैं, मिल जाती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन यालंबर के बारे में लेजेंडरी कहानियाँ मिलती हैं और जो बातें पता चलती हैं वो 1500 BC के आसपास की। और ये कीर्ति राजा हुआ करते थे, कीर्ति किंग थे। ठीक है, आप जानते हैं कि नेपाल में भी जो रिलीजन मेजोरिटी में फॉलो किया जाता है वो हिंदुइज्म है। और अगर हम बात करें यालंबर के साम्राज्य की, तो यालंबर का साम्राज्य यहाँ पे फैला हुआ था, ये तीस्ता रिवर के आसपास। तो सिक्किम और नेपाल का अगर हम बात करें, ईस्टर्न क्षेत्र जो है यहाँ पे इनका किंगडम हुआ करता था, एम्पायर हुआ करता था। तो ये कीरत एम्पायर था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हुआ करता था। उसके बाद बात अगर आती है और भी आप दीजिए, जैसे कीरत देश भी कहा जाता था, कीरत एम्पायर को कीरत देश भी कहा जाता था। अब लेपचा लोगों की ही कहानियों में ये भी पता चलता है कि ये जो लेपचा लोग हैं, जो कि लेपचा भाषा भी बोलते हैं, इनका एक जो पुराना रिलीजन था वो एक एनिमिस्टिक रिलीजन था। एनिमिस्टिक रिलीजन जिसमें प्रकृति की पूजा की जाती है, और उस रिलीजन को नाम है बुंगथिज्म। इस रिलीजन को मैं कभी आपको सेपरेटली भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेपरेटली हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी जो मेजर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड की सीरीज है, जिसमें हम कई ऐसे रिलीजन्स के बारे में भी बात करते हैं जो आज के समय इतने मिलते नहीं हैं या फिर बहुत ही कम पॉपुलेशन उसे फॉलो करती है। तो ये एक तरीके का एनिमिस्टिक रिलीजन था, और इस हिमालयन क्षेत्र में बॉन रिलीजन भी फॉलो किया जाता था। बॉन रिलीजन जो था तिब्बत वाले क्षेत्र में, नेपाल के कुछ क्षेत्रों में फॉलो किया जाता था। नेपाल में हिंदुइज्म भी मेजोरिटी में फॉलो किया जाता था। लेकिन ये जो लेपचा लोग थे और लिम्बू लोग जो थे, ये अपने अलग एनिमिस्टिक रिलीजन को फॉलो करते थे। लिम्बू लोग जो थे ये वेस्टर्न तिब्बत में रहते थे, नहीं वेस्टर्न सिक्किम में रहते थे, और ये ह्यूमनिज्म रिलीजन को फॉलो करते थे। ह्यूमनिज्म, एक ह्यूमा इनकी देवी हैं, गॉडेस हैं, उनको फॉलो करते थे, इसलिए उसका नाम ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है। और ये भी एक तरीके का कीरत रिलीजन है। तो कीरत रिलीजन है, और कीरती जो लोग थे उसमें लेपचा, लिम्बू ये सभी आ जाते हैं। तो ये अपने ये एनिमिस्टिक रिलीजन्स को भी फॉलो करते थे। बाद में यहाँ पे बुद्धिज्म भी आया और हिंदुइज्म भी यहाँ पे फॉलो किया जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे कल्ट्स को भी यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं, जो कि आप एक चीज़ देखेंगे कि बॉन रिलीजन जैसे कि कहीं ना कहीं तिब्बत में बुद्धिज्म के साथ मिक्सअप हो गया। जैसे बुद्धिज्म के साथ चाइना में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे टाओइज्म उसके साथ मिक्स हो गया। टाओइज्म और कन्फ्यूशियन की जो टीचिंग्स हैं उसके साथ आप कह सकते हैं मिक्सअप हो गई और वो एक साथ जुड़ गए। उसी तरीके से यहाँ पे चीज़ें होती हैं कि हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले लोग भी, कीरती जो लोग हैं वो एनिमिस्टिक भी हैं, उनके अपने कल्ट्स हैं, अपने तरीके हैं, अपने अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, रिचुअल्स हैं, जो कि वो सेपरेटली भी फॉलो करते हैं। तो वो रिलीजन्स जो हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे की धारणाएं, दो अलग रिलीजन की धारणाएं भी एक साथ जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब बात करें 7वीं सेंचुरी की, तो 7वीं शताब्दी में एक लेपचा लीडर थे जिनका नाम था ठेंकुंड अडेक। इन्होंने लेपचा ट्राइब्स को एकजुट किया, यूनाइट किया और इनके रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ बन गए कि अब इन जगहों के जो मामले थे सारे, चाहे वो रिलीजियस मैटर्स हों चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हों, उनको ये संभालते थे। और लिम्बू ट्राइब जो थी उनको 10 अलग इलेक्टेड चीफ जो हैं वो रूल करते थे। तो यहाँ पे लेपचा लोगों के तो एक ही गुरु लीडर बन गए, और जो लिम्बू लोग थे जो दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रुप था उसके 10 अलग अलग चीफ और बन गए। तो ये 7वीं शताब्दी की बात है। 9वीं शताब्दी में जो इंडियन संत थे पद्म संभव का मतलब है बॉर्न फ्रॉम ए लोटस, लोटस से पैदा होने वाले संत, जिनको द्वितीय बुद्धा भी कहा जाता है। बहुत ही बड़े संत थे पद्म संभव, इनकी कभी बायोग्राफी हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने ईस्टर्न हिमालयन
क्षेत्रों में काफ़ी ट्रैवल किया और यहाँ पे बुद्धिज़्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया, चाहे तिब्बत हो, नेपाल हो, भूटान हो, सिक्किम हो, इन क्षेत्रों में इन्होंने ट्रैवल किया। इनको गुरु रिनपोचे भी कहा जाता है, यानी प्रीसियस गुरु कहा जाता है इनको। बुद्धिस्ट संत थे ये। और जब ये सिक्किम से गुजरे तो इन्होंने सिक्किम को आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दी और कहा कि आगे आने वाले समय में यहाँ पे एक मोनार्की का जन्म होगा, एक मोनार्की आएगी, राजा होंगे उसके, और वो आपके देश को अच्छे से गवर्न करेंगे। तो ये इनकी भविष्यवाणी थी 9वीं शताब्दी में। फिर ये तिब्बत चले गए, तो तिब्बत में जाके इन्होंने वहाँ पे भी ये बातें बताई। तो आगे चल के, क्योंकि तिब्बत जो है वो बुद्धिज़्म का एक बहुत ही बड़ा फॉलोवर, तिब्बतियन क्षेत्रों में ज़्यादातर बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले लोग हो गए। तो आगे चल के जब तिब्बत में दलाई लामा हुए या दूसरे लामाज वगैरह हुए, तो उन्होंने गुरु रिम्पोचे की इस बात को, पदम संभव की बात को बड़ा अच्छे से स्वीकार किया और आगे आने वाली जो डायनेस्टी थी तिब्बत के बाद, जब सिक्किम में जो डायनेस्टी आई, उसको प्रोटेक्शन दिया कंटिन्यूसली, उसको सपोर्ट किया तिब्बत ने। तो आप देखते हैं कि 13वीं शताब्दी में, 13वीं 14वीं शताब्दी में वो पीरियड था जब तिब्बत में भी जो लामा हुआ करते थे, अलग अलग लामा हुआ करते थे। लामा मतलब टीचर हुआ करते हैं। तिब्बतियन बुद्धिज्म में लामा मतलब तिब्बत में टीचर को कहा जाता है, गुरु को कहा जाता है। तो अलग अलग सेक्टों का वहाँ पे दबदबा था। वहाँ पे एक तिब्बतियन प्रिंस थे जिनका नाम था गुरु ताशी, जो कि एक डिवाइन विजन को फॉलो करते थे, और वो जाके चुम्बी वैली में शिफ्ट हो गए। चुम्बी वैली यहाँ पे है, देखिए दोस्तों, तिब्बत का पार्ट थी चुम्बी वैली, और बाद में अब तो चाइना आ गया ऑब्वियसली। तो चुम्बी वैली में शिफ्ट हो गए। बाद बगल में इसकी क्या है, सिक्किम है, और दूसरी तरफ इसके भूटान है। एक तरफ इधर आप देखते हैं तो नेपाल है। तो ये चुम्बी वैली को देख लीजिए, सिक्किम और भूटान के बीच का जो क्षेत्र है तिब्बत का, उसे चुम्बी वैली कहा जाता है, और इम्पोर्टेंट जगह है ये। यहाँ पे शिफ्ट हो गए, और यहाँ पे आने के बाद कई तिब्बतियन लोग जो है वो यहाँ पे माइग्रेट करते हैं, और उसके बाद सिक्किम के अंदर सिक्किमियन मोनार्की को इस्टेब्लिश करते हैं। तो तिब्बतियन लोगों ने ही सिक्किम में एक नई मोनार्की को इस्टेब्लिश किया। तो बाद में अगर आप देखें थ्रू आउट द हिस्ट्री, लेपचा, लिम्बू, भूटिया और मागर, ये इंपॉर्टेंट कम्युनिटी हैं सिक्किम में। आज भी ये कम्युनिटीज सिक्किम में रहती हैं। ये की कम्युनिटीज़ हैं, जिसमें मैंने लेपचा, लिम्बूज को अभी बताया था, भूटियाज, उसके अलावा मागर्स, नेपाली, ये कम्युनिटीज़ रहती हैं सिक्किम के अंदर। ठीक है, तो ये इनका अलग अलग पहनावा है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग कल्चर हैं, अलग अलग। पुराने टाइम में तो इनके रिलीजियस कल्ट भी अलग अलग हुआ करते थे। आजकल आप देखते हैं कईयों के तो कुछ कल्ट साथ में हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बाद में अपने आप को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लिया या दूसरे रिलीजन्स को भी फॉलो करने लग गए। उसके बाद अगर हम बात करें 17वीं शताब्दी की, तो 1641 में लेपचा, लिम्बूज और मागर जो हैं, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गाँवों को रूल करने वाले छोटे ग्रुप हुआ करते थे, सब ग्रुप हुआ करते थे अलग अलग। किसी में लेपचा कम्युनिटी रूल करती थी, किसी गांव में लिम्बूज, किसी में मागर। लिम्बूज और मागर जो हैं वो रिमोट एरियाज में रहते थे, वेस्ट में और साउथ में। और जो बाकी ये जो क्या बोलते हैं लेपचा जो हैं, ये बाकी क्षेत्रों में रहते थे। अब बात करते हैं 17वीं शताब्दी की, तो भूटिया जो हैं, भूटिया तिब्बतियन माइग्रेंट्स जो थे उनको भूटिया कहा जाता है। जो तिब्बत से आए थे वो भूटियाज थे। ये सिक्किम में आए, और सिक्किम में आने का पीछे का कारण क्या था कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो ये कई लोग माइग्रेट करके सिक्किम की साइड आ गए। सिक्किम में क्या चल रहा था उस समय 17वीं शताब्दी में, कई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। जो अलग अलग रिलीजियस सेक्ट हैं, बुद्धिज्म के ही सेक्ट थे अलग अलग वहाँ पे, तो उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जिसकी वजह से लोग इधर माइग्रेट कर गए। और फिर आगे चल के इन्होंने यहाँ के जो लोकल लोग थे उनको बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करना शुरू किया, और ये सफल भी हुए इस चीज़ में कि यहाँ पे लिम्बूज, लेपचार वगैरह थे, उनको इन्होंने बुद्धिज़्म की टीचिंग्स दी और बुद्धिज़्म में ये लोग कन्वर्ट हुए। तो भूटिया जो हैं, ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो कि तिब्बत की तरफ से आके यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, यहाँ पे माइग्रेट करे थे, सिक्किम वगैरह वाले क्षेत्र में यहाँ पे रहना शुरू हुए थे। लेपचा, लिम्बू वगैरह पहले से यहाँ पे रह ही रहे थे। 1642 में फुंगटोंग्स नामग्याल नाम का एक व्यक्ति था, जिसे तिब्बतियन प्रिंस गुरु ताशी का डिसेंडेंट माना जाता है, और इसे माना जाता है कि ये व्यक्ति जो है गुरु रिम्पोचे का भी वंशज था, डिसेंडेंट था। ये पहला चोग्याल बनता है सिक्किम का। चोग्याल क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था, चोग्याल का मतलब होता है राजा, धर्म किंग, ठीक है, रिलीजियस किंग बनता है। तो ये यहाँ का चोग्याल बनता है, और इसे चोग्याल बनाता कौन है? तिब्बत के 3 इंपॉर्टेंट लामा होते हैं, वो सिक्किम का राजा इसे बनाते हैं, सिक्किम का चोग्याल इसे बनाते हैं।
ये जो है इवेंट, ये पहले गुरु रिम्पोचे के द्वारा कई सेंचुरीज पहले 9वीं शताब्दी में प्रेडिक्ट भी किया गया था। रिम्पोचे ने कहा था कि आने वाले समय में एक यहाँ पे डायनेस्टी आएगी। इन्होंने उसी धारणा को कंटिन्यू करते हुए, उस बात को, उसी भविष्यवाणी को सच करते हुए कि यहाँ पे डायनेस्टी स्टैब्लिश कर ली। इस समय आपको पता होगा कि तिब्बत के अंदर दलाई लामा का रूल हुआ करता था। दलाई लामा जो हैं, आप जानते हैं कि तिब्बत के रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड होते हैं। और अभी जो दलाई लामा हैं, जो कि एग्जाइल पे हैं, धर्मशाला में रहते हैं, क्योंकि तिब्बत के ऊपर चाइना ने कंट्रोल कर लिया था 1950 के दशक से ही। तो दलाई लामा ये यहाँ पे रूल करते थे। अलग अलग दलाई लामा, पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, ऐसे करके दलाई लामा रहे। तो दलाई लामा ने भी इस इवेंट को और इस डायनेस्टी को सपोर्ट किया कि यहाँ पे चोग्याल राजा है, उसको यहाँ पे गिफ्ट भेजे और उसे रिकॉग्नाइज किया कि वो सिक्किम का राजा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो लिम्बू लोग पहले से रहते थे, मागर लोग यहाँ पे रहते थे, वो इस बात को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि ये कौन आ गया यहाँ पे, अचानक से तिब्बत से कोई आदमी आता है और वो कहता है कि मैं सिक्किम का राजा हूँ, और अपने आप को ही तिब्बतियन लामा के द्वारा यहाँ पे एक चोग्याल बना देता है। तो इस चीज़ को ये जो यहाँ के लोकल चीफ जो होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन फिर क्या होता है कि तिब्बत अपने कुछ सोल्जर्स को यहाँ पे भेजता है और इन लोगों को मजबूर किया जाता है, कंट्रोल में लिया जाता है, और ये जो लिम्बू और मागर चीफ जिन्होंने विद्रोह किया था, उनके विद्रोह को दबा दिया जाता है। तो यहाँ पे किंगडम ऑफ सिक्किम जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। इधर तिब्बत का किंगडम था, इधर नेपाल का किंगडम था, इधर भूटान का किंगडम था, इधर इंडिया था। इंडिया में कई किंगडम उस समय थे। और उस समय बाद में, उस समय ब्रिटिश एम्पायर तो बाद में आया। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, 17वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ। भारत में जो 17वीं शताब्दी में 1642 की अगर हम बात करें तो मुगल एम्पायर सबसे ताकतवर था, और उसके अलावा जो बाकी भी कई किंगडम अलग अलग क्षेत्रों में हुआ करते थे। तो ये अगर हम बात करें 17वीं शताब्दी की, किंगडम ऑफ सिक्किम बन गया, चोग्याल राजा बन गया, उसका ये एम्बलम था। ये अलग अलग क्षेत्र नजर आते हैं उस समय के, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब कोरोनेशन हो गया फुंगटुंग नामग्याल का, वो चोग्याल बन गया। तो उसके बाद अपने राज्य को 12 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बांट दिया गया, 12 क्षेत्रों में बांट दिया गया। जैसे एक देश को राज्यों में बांटा जाता है या एक राज्य को जिलों में बांटा जाता है, उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से 12 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बना दी, जिसके हेड जो हुआ करते थे वो होते थे जोंगा। जोंगा मतलब लोकल रूलर्स। और साथ ही कुछ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट किया गया भूटिया कम्युनिटी के द्वारा। भूटिया कम्युनिटी में से ही कई यहाँ पे क्या हुए, मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट किया गया। तो भूटिया कम्युनिटी यहाँ पे अब डोमिनेटिंग बन चुकी थी। उसके बाद जो लैंड थी वो लीज पे दी जाती थी लोकल रूलर्स को, जो कि काजी कहलाते थे या टिक्केदार कहलाते थे, टिक्कादार, जो कि रेंट इकट्ठा करते थे पीजेंट से। बेसिकली किसान, छोटा किसान जो है वो तो खेती करता था, वो अपने ऊपर का जो लैंडलॉर्ड था, काजी या टिकदार, उसको क्या करता था, रेंट देता था। और ये जो काजी या ठेकेदार था, ये क्या करता था, अपने ऊपर जो रूलर है, बेसिकली मेन जो चोग्याल है, उसको पैसा देता था, उसको टैक्स वसूल देता था। इस तरीके से चीज़ें चलती थी। तो ये एक लैंडलॉर्ड सिस्टम यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ। लिम्बू चीफ जो थे उस समय, उनको सूबा कहा जाता था, सूबाज, जिनको कुछ ऑटोनॉमी दे रखी थी कि वो अपने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके ऊपर रूल कर सकते हैं। राजा के अधीन ही उनको रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से स्वायत्त हैं, पूरी सॉवरेनिटी उनके पास नहीं थी, लेकिन थोड़ी ऑटोनॉमी उनके पास हुआ करती थी। उसके बाद जो मागर थे, कई मागर जो थे उन्होंने सिक्किम छोड़ दिया, और वो कई कुछ लड़ाइयाँ हुई मागर्स की। उन्होंने सोचा कि हम अपनी कई लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने क्षेत्रों के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल रहा है, और अब क्या है कि ये चोग्याल ने हमारा कंट्रोल छीन लिया। तो उन्होंने कुछ लड़ाइयाँ लड़ी चोग्याल्स के साथ, लेकिन वो सफल नहीं रहे। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बाद में वो सिक्किम को छोड़ के आसपास के क्षेत्रों में शिफ्ट हो गए। उसके बाद जो बाकी बचे मागर्स के अलावा, भूटिया, लेपचार, लिम्बूज, ये बचे, इनको क्या कहा चोग्याल ने, जो उस समय का चोग्याल था जिसका नाम था फोंगट्सोंग नामग्याल, उसने कहा कि हम सब परिवार हैं, हम सब एक फैमिली हैं और हमें लड़ना नहीं है, और ना लड़ें उसके लिए उन्होंने एक ट्रीटी भी साइन करवाई जिसका नाम है लो मॉन सोंग ट्रीटी, जिसमें तीनों ग्रुप्स के बीच में, भूटिया, लेपचार और लिम्बूज के बीच में ये संधि हुई कि वो यूनाइटेड रहेंगे, वो लड़ेंगे नहीं, और राजा की लीडरशिप के अंडर देश को आगे बढ़ाएंगे।
तो उसके बाद पहले चोंग्याल जो थे फुंगसोंग नामग्याल, इन्होंने रूल किया देखिए 1642 से 1670 के बीच में, और सिक्किम को यूनाइट कर दिया। तो ये पहले चोंग्याल थे, सिक्किम के पहले चोग्याल थे, और इन्होंने जो है युकसोम जो कि वेस्टर्न सिक्किम में है उसको अपनी राजधानी बनाया, और नामग्याल फैमिली से बिलोंग करते थे, आपको पता है। तो ये कई नामग्याल यहाँ पे रहे, नामग्याल में नामग्याल फैमिली के चोग्याल रहे। तो नामग्याल तो इनका सरनेम है और चोग्याल जो है वो टाइटल है। फिर दूसरे चोग्याल कौन आए? तेंसोंग नामग्याल, जिसने 1670 से 1700 के बीच में रूल किया, और ये पहले चोग्याल के बेटे थे। इन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया। उसके बाद इनके समय पे गोरखा किंगडम बहुत ताकतवर हो चुका था नेपाल का। गोरखा किंगडम की मैंने सेपरेट हिस्ट्री आपको पढ़ाई है। उसके समय इनके ऊपर इन्वेजन किए गए गोरखाज के द्वारा, और इनकी काफ़ी टेरिटरी को नेपाल ने छीन भी लिया था। तो नेपाल के भूटान के इन्वेजन इस समय पे हुए। दूसरे और तीसरे चोग्याल के समय पे काफ़ी इन्वेजन हुए। चौथे चोग्याल के समय पे भी हुए। तीसरे चोग्याल जो थे वो चौकदार नामग्याल थे, जिन्होंने 1700 से लेकर 1716 के बीच में रूल किया। इनके समय इनकी एक हाफ सिस्टर हुआ करती थी, उसने इनको यहाँ से हटाने के लिए, उनके साथ इनकी नाराज़गी चल रही थी, तो वो उन्होंने भूटान की मदद ली थी। तो भूटान ने इनके ऊपर इन्वेजन कर दिया था, तो ये तिब्बत भाग गए थे एक बार, तीसरे चोग्याल। तो इस तरह से चोग्याल का अलग अलग समय पे जो चोग्याल रहे उनका अलग अलग रूल रहा। चौथे चोग्याल, पांचवें चोग्याल, इनके नाम आप देख लीजिए, उनका समय काल देख लीजिए। आगे मैं इनके इवेंट्स के बारे में तो बात करूंगा ही, कि नेपाल ने इन्वेजन किए कैसे, भूटान ने करे कैसे, और उनके समय पे क्या क्या चीज़ें हुई। तो चौथे चोग्याल के समय नेपाली इन्वेजन हुआ। फिर उसके बाद नेपाली रेड्स पड़ी, पांचवें छठे समय पे बीच पड़ी। तो इस तरीके से, क्योंकि उस समय नेपाल भी गोरखा किंगडम की लीडरशिप में था, और गोरखा किंगडम बहुत पावरफुल किंगडम हुआ करता था। तो गोरखा किंगडम ने जब अपना साम्राज्य विस्तार किया, तब उसकी चपेट में कई बार सिक्किम भी आया। सातवें जो चोग्याल थे, इनके समय ब्रिटिशर्स का दबदबा हो चुका था इंडिया में। तो उनके समय पे इंडिया के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए, यानी ब्रिटिश इंडिया के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए, और उसके बाद ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया ये आपका सिक्किम जो है। ये ब्रिटिशर्स के प्रोटेक्शन में आ गया, प्रोटेक्टरेट के तौर पे बन गया, और इसके साथ कुछ ट्रीटीज़ वगैरह साइन हुई, और उस दौरान जो है ब्रिटिश ने पूरा कंट्रोल जो है वो सिक्किम का अपने पास रखा। फिर 8वें 9वें 10वें चोग्याल रहे। उस समय ओब्वियसली ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल था, इनका कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव था नहीं सिक्किम के ऊपर। लेकिन उसके बाद आगे आप देखते हैं कि 11वें 12वें चोग्याल आते हैं, और 12वें चोग्याल के समय इंडिया आज़ाद होता है ब्रिटिशर्स से, और उसके बाद इंडिया के प्रोटेक्शन में रहा, और एक सेपरेट कंट्री के तौर पे रहा चोग्याल किंगडम, या ये सिक्किम किंगडम। और उसके बाद ये किंगडम फाइनली क्या हुआ, 1975 आते आते चोग्याल का पद भी ख़त्म कर दिया गया, और यहाँ पे डेमोक्रेसी इंस्टॉल हुई। डेमोक्रेटिक होते ही ये भारत का पार्ट बन गया, डेमोक्रेटिक हुआ, भारत का स्टेट बन गया, 22वां राज्य बना। ठीक, कैसे बना वो अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि दूसरे चोग्याल के समय फुनटुंग नामग्याल के बेटे जो थे टुंगसुंग नामग्याल, वो 1670 में चोग्याल बनते हैं या किंग बनते हैं। इनका समय पीसफुल चल ही रहा था। इन्होंने अपनी राजधानी को यूमसोम से रैबडेंटे से वहाँ पे शिफ्ट कर ली। उसके बाद इनका बेटा आया चौकदार नामग्याल। जब ये राजा बनता है तो इनकी जो बहन होती है, हाफ सिस्टर जो होती है, वो इससे नाखुश होती है। इसकी वजह से वो भूटानियों की मदद लेती है। भूटान का जो किंगडम था उससे कहती है कि हमारे भाई साहब को यहाँ से ताकत से हटाइए और हम दूसरे राजा को बनवाइए, मैं आपकी मदद करूँगी। तो चौकदार जो है वो तिब्बत चला गया, मजबूरन उसे जाना पड़ा क्योंकि भूटान ने इन्वेजन कर दिया था। लेकिन बाद में तिब्बत ने ही मदद करी चौकदार नामग्याल की। भूटानी आर्मी को यहाँ से जाना पड़ा क्योंकि तिब्बत की आर्मी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और भूटान को यहाँ से हटा दिया गया और चौकदार फिर से सिक्किम का चोग्याल बन गया या राजा बन गया। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। इस समय की जो जियोपॉलिटिक्स थी इस रीजन की, उसमें क्या था, तिब्बत जो है वो सिक्किम का सहयोगी था और नेपाल और भूटान जो है वो सिक्किम के ऊपर कई बार इन्वेजन कर रहे थे अपने अपने टेरिटोरियल एक्सपांशन के लिए और अपने अपने रीजन्स की वजह से। ये सब चीज़ें चल रही थी। फिर आगे चलते हैं तो गुरमेद नामग्याल जो हैं चौकदार के बेटे, वो राजा बनते हैं 1717 में। उनके समय जो है नेपालीज के कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहे, नेपाल के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहे और नेपालियों ने उनके ऊपर इन्वेजन किया। फिर उसके बाद फुनतुंग नामग्याल सेकंड जो था वो राजा बनता है 1733 में
और इसके समय भूटानियों ने और नेपालियों ने इनके ऊपर अटैक किया, इवन इनकी राजधानी को भी कैप्चर कर लिया था। 1780 में तेंजिंग नामग्याल जो है वो थ्रोन पे बैठता है, लेकिन ये एक वीक रूलर होता है, इतना ताकतवर होता नहीं है। और उस समय नेपाल ने ज़्यादातर जो इनकी टेरिटरी है उसको जीत लिया था। मैं आगे आपको मैप में दिखाऊंगा कि नेपाल उस समय कितना एक्सपांशन कर रहा था, किस तरह से एक्सपेंशन हुआ उसका, उसकी बात हम आगे करेंगे। और अगर आपको नहीं पता तो नेपाल की पूरी हिस्ट्री में आप जाके देखिएगा। मैंने आपको बताया था कि गोरखा किंगडम ने नेपाल को यूनाइट भी किया, यूनिफिकेशन ऑफ नेपाल हुआ, और उसके बाद किस तरह से एक्सपांशन हुआ। तो उसी दौर में नेपाल ने सिक्किम के ऊपर भी कई इन्वेजन किए थे, और सिक्किम को भी काफ़ी जो क्षेत्र है सिक्किम का उसे अपनी टेरिटरी में शामिल कर लिया था। फिर आगे चल के शुद्धपुर नामग्याल जो है वो पावर में आते हैं 1793 में, और इन्होंने तख्त को हासिल किया तिब्बत की मदद से, क्योंकि एक बार तो तिब्बत सिक्किम को पूरा ही कंट्रोल कर लिया था नेपाल ने, लेकिन बाद में तिब्बत ने जब मदद करी तो ये फिर से चौग्याल यहाँ के बनते हैं और कुछ क्षेत्र इनके कंट्रोल में आता है। ये सब चीज़ें चल रही थी। फिर ब्रिटिश एम्पायर का जब दौर आता है तो उनके समय पे एक चीज़ हुई कि ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिशर्स ने अपने पाँव जमा लिए थे। ब्रिटिशर्स ने अपने पाँव कब से जमाने शुरू किए इंडिया में? बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1757 से लेके फिर 1765 में बक्सर की लड़ाई, और फिर आगे चल के धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपने पॉलिटिकल पावर को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो ये चीज़ें जब चल रही थी और सिक्किम के नेबर में ब्रिटिशर्स का प्रभाव बढ़ गया था, उस समय सिक्किम ने क्या किया कि ब्रिटिशर्स के साथ अपना अलायंस मजबूत किया, अलायंस बनाई उन्होंने। और अलायंस बनाने का कारण क्या था कि इन दोनों का एक कॉमन एनिमी था, गोरखा किंगडम ऑफ नेपाल। अब इसकी बात कर ही लेते हैं, थोड़ा सा मैप देख लीजिए आप। ये देखिए 1764 जब ब्रिटिशर्स भारत में कॉन्क्वेस्ट करने की ईव पे थे, वो जब दौर था कि आपको पता है कि 1764-1757 मानिए आप, तो यहाँ पे बंगाल का नवाब हुआ करता था बलास। जब यहाँ पे सिराजुद्दौला के साथ ब्रिटिशर्स का बैटल हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, तो सबसे पहले बंगाल में अपना पॉलिटिकल मैटर जो है उसको मजबूत किया था ब्रिटिशर्स ने। फिर अवध के साथ, बंगाल के साथ और मुगल के साथ लड़ाई लड़ी थी, बक्सर की लड़ाई लड़ी थी। तो ये जो क्षेत्र है इसे कंट्रोल करना शुरू किया था सबसे पहले। तो जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे तो उस समय इस तरीके का मैप हुआ करता था। इधर मुगल बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे, इधर दुरानी एम्पायर था, इधर जो है ये आपको दिख रहे हैं ना, पेशवाज, भोसले, गायकवाड़, पेशवाज, पुणे राज, ये सब जो है ये आप समझ सकते हैं कि किसके कंट्रोल में हुआ करता था, मराठाज के कंट्रोल में हुआ करता था। इधर निज़ाम ऑफ हैदराबाद था, इधर मैसूर सल्तनत थी टीपू सुल्तान वाली, इधर नवाब ऑफ कर्नाटिक्स थी, और इधर नवाब ऑफ सिंध थे। ये सब चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। इधर आपको नज़र आ रहा था सिक्किम, इधर भूटान, यहाँ पे नेपाली हिल्स स्टेट्स थे जो बाद में यूनाइटेड किए गए, यूनिफिकेशन किया गया गोरखाज के द्वारा। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। इधर किंग डायनेस्टी का रूल इस्टेब्लिश हो चुका था, तिब्बत के ऊपर भी कहीं ना कहीं डोमिनेंस हो चुका था चाइना की किंग डायनेस्टी का। अब आगे क्या होता है 1750 को देखिए, 1764 है, 1750 में इंडियन सब कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं। ये भी आप इसी दौर का आप आसपास का समय देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स जब आए थे अलग अलग क्षेत्रों में, उन्होंने कैसे पोर्ट्स को कंट्रोल करना शुरू किया। तो देख रहे हैं यहाँ पे पोर्ट वाइजैग में, इधर अलग अलग जगहों पे, मद्रास में, बॉम्बे में, तो इन्होंने पोर्ट्स को कैसे कंट्रोल करना शुरू किया। अब देखिए इधर आपको गोरखा किंगडम भी नजर आया, ठीक है, इधर सिक्किम भी है, इधर भूटान भी है। अब आगे देखिए, आगे चल के 1814 का मैप देखिए। 1814 में ये गोरखा किंगडम जो है ये कैसे इस नेपाल वाले हिस्से को, इवन सिक्किम तक, तो इतना बड़ा जो क्षेत्र है इसे कैसे अपने कंट्रोल में, सतलज नदी से तीस्ता रिवर के बीच का जो क्षेत्र है इसे गोरखा एम्पायर जो है अपने कंट्रोल में लेता है। कितना बड़ा क्षेत्र है, सिक्किम तक। सिक्किम के पास बहुत छोटा सा क्षेत्र रह गया था, बाकी क्षेत्र को कैप्चर कर लिया गया था। तो ये जो गोरखा एम्पायर था इसके साथ ब्रिटिशर्स के भी कॉन्फ्लिक्ट थे और सिक्किम के तो थे ही। सिक्किम के लिए तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ था, वो तो अपनी लड़ाई लड़ रहा था कि वो अपने एग्जिस्टेंस को कहीं ना कहीं बचा के रखे गोरखा के सामने। तो ब्रिटिशर्स ने उस समय गोरखाज के साथ एक लड़ाई लड़ी थी 1814 में, जिसे एंग्लो नेपाली वॉर कहा जाता है। एंग्लो नेपाली वॉर कहा जाता है, जो कि 1814 से 1816 के बीच में, 1814 में लड़ाई लड़ी थी, फिर ट्रीटी होते होते 1816 में एक ट्रीटी फाइनल हुई थी, ट्रीटी ऑफ सरगोली। ट्रीटी ऑफ सरगोली में बेसिकली क्या हुआ, नेपाल को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया, तो काफ़ी इनकी जो टेरिटरी है
उसको ब्रिटिशर्स ने छीन लिया। और ये गोरखा एम्पायर आपको नज़र आ रहा है कितना बड़ा, ये इतना बड़ा गोरखा एम्पायर था, सतलज नदी से तीस्ता रिवर के बीच में, इसको यहाँ से यहाँ तक समाहित कर दिया, यहाँ तक था, सिक्किम तक का था, इसको यहाँ तक ले गए कि महाकाली रिवर से मेची नदी तक छोड़ा, बाकी जो क्षेत्र है उसे कैप्चर कर लिया। तो इसका फ़ायदा सिक्किम को भी हुआ, क्योंकि सिक्किम को भी इनका क्षेत्र, इनकी टेरिटरी वापस मिल गई थी, और गोरखा का जो एक्सपांशन है उसे कंट्रोल में लेके आ गए थे ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स ने अगर ऐसी चीज़ करी है तो वो अपनी इच्छा के लिए कर रहे थे, लेकिन सिक्किम से भी वो कुछ ना कुछ वसूलेंगे ज़रूर, आपको पता है, क्योंकि सिक्किम का फ़ायदा हुआ है। तो ब्रिटिशर्स बहुत शातिर थे, बहुत चालाक थे, उनको पता था कि सिक्किम का भी एक जो क्या बोलते हैं कांटा निकल गया है, उनकी भी जो एक परेशानी दूर हुई है जब हमने गोरखा एम्पायर को हराया है, तो हम उससे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा क्यों ना वसूलें। तो वो चीज़ हुई, आगे हुई, कैसे हुई तो उसकी हम बात करते हैं। तो सिक्किम और ब्रिटिशर्स के बीच में कुछ टेंशन्स हुई आगे चल के, उसका कारण ये था, कुछ मतलब ये तिब्बत के साथ ट्रेड करना चाहते थे, तो नेपाल के रास्ते, सिक्किम के रास्ते ट्रेड करना चाहते थे, और उसके लिए ये अच्छा पैसा कुछ देते नहीं थे, कुछ इनको बेनिफिट तो देते थे नहीं, तो कुछ इनके बीच में कुछ मतभेद थे, और वो मतभेद बढ़े टैक्सिंग को लेकर, मोरांग रीजन वाले क्षेत्रों को लेकर। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि दार्जिलिंग को सिक्किम से छीन लिया 1835 में, और 1835 में छीना कैसे, तिब्बत के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें इन्होंने दार्जिलिंग, क्योंकि सिक्किम और तिब्बत के रिलेशन क्या थे, मतलब सहयोगी थे एक दूसरे के, तो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र जो है सिक्किम से छीन लिया और इस क्षेत्र के ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। इस चीज़ से सिक्किम के दीवान और सिक्किम के जो राजा थे वो नाराज़ थे, और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के जो कई क्रिमिनल्स से जो भाग जाते थे सिक्किम की तरफ, उनको ये एमनेस्टी दे देते थे, उनको अपने यहाँ पे आसरा दे देते थे, ब्रिटिशर्स की मदद नहीं करते थे। तो इसकी वजह से एक इनके बीच में टकरार चल रहा था। तो फिर ब्रिटिशर्स ने कंपेशन के तौर पे, कंपनसेशन के तौर पे जो दार्जिलिंग छीना था इनसे, उसके बदले 3,000 रुपये सालाना देने की बात कही 1841 में, कि तुम्हें 3,000 रुपये सालाना दे देंगे, क्योंकि हमने तुमसे ये दार्जिलिंग वाला जो क्षेत्र है इसे छीन लिया है। ठीक है, साथ में बाद में इसको रकम को बढ़ा के आगे आने वाले समय में 12,000 कर दी थी, कि सालाना 12,000 रुपये तुम्हें मिलेंगे। तो ये चीज़ इनके यहाँ पे चल रही थी। ठीक, उसके बाद आगे चल के क्या हुआ, 1849 में दो ब्रिटेन के लोग थे, एक का नाम था चैंपमेल, एक का नाम था जोसेफ ओकर। ये दोनों लोग जो हैं ये तिब्बत की तरफ जा रहे थे, सिक्किम की टेरिटरी को पार करके। सिक्किम की किसी तरीके से इन्होंने परमिशन मांगी नहीं थी, तो इन दोनों लोगों को सिक्किम के सरकार और सिक्किम की पुलिस ने डिटेन कर लिया। इससे ये बात जो है ब्रिटिशर्स को बर्दाश्त नहीं हुई, ब्रिटिशर्स का ईगो हर्ट हो गया इसकी वजह से। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे सिक्किम की गवर्नमेंट के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लिया। दार्जिलिंग और तेराई रीजन तो है उसे तो पूरी तरह से एनेक्स कर ही लिया, साथ ही साथ ट्रीटी ऑफ टुंगलोंग जो है वो साइन की गई इसी साल, और इसमें सिक्किम को ब्रिटिशर्स का प्रोटेक्टरेट बना दिया। कहा कि अब तुम्हारे पास सिर्फ इंटरनल मैटर्स जो हैं, तुम्हारी इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसी के अधिकार तुम्हारे पास रहेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं वो तुम्हें हमारे हिसाब से करनी पड़ेंगी। तो सिक्किम जो है ये ब्रिटिशर्स के प्रोटेक्शन में आ गया उस समय। और भले ही सिक्किम जो है वो एक प्रिंसली स्टेट था, यहाँ पे राजा था, उसके हुकूमत चलती थी चीज़ें, लेकिन ब्रिटिश के कंट्रोल के अधीन। अल्टीमेटली अगर आप बात करें जैसे 1857 के समय, 1858 के समय भारत में कई प्रिंसली स्टेट्स थे, राजपूताना स्टेट्स हुआ करते थे, हैदराबाद की रियासत थी, कश्मीर रियासत थी, उसी तरीके से सिक्किम की भी रियासत थी। तो ये जो सारे क्षेत्र थे ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, लेकिन डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता था ब्रिटिशर्स। डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये ब्लू वाला जो क्षेत्र ये आता था, और बाकी क्षेत्रों पे जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे वहाँ पे राजा रजवाड़े जो थे उनका कंट्रोल था, लेकिन उनके पास बहुत नॉर्मल ऑटोनॉमी थी। अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल वहाँ पे भी हुआ करता था, ये आपको बात पता होगी। आने वाले समय में क्या होता है कि कुछ डेकेड्स में, आने वाले 1-2 डेकेड में सिक्किम के जो रूलर्स हैं, जिन चोग्याल आप कहते हैं, उस दौर में इन्होंने कोशिश करी कि सिक्किम को मॉडर्नाइज़ किया जाए। मॉडर्नाइज़ करने के लिए उन्होंने अलग अलग व्यवस्थाएं करी, एजुकेशन, इकोनॉमी में कुछ रिफॉर्म्स करे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करे। 1886 में ब्रिटिशर्स के कुछ इंटरेस्ट थे तिब्बत के साथ। अब 1858 से, आप मैं मैप जब दिखा रहा हूँ 1858 से 1914, ये वाला मैप जो है
इसका मतलब है 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन का भारत पे डायरेक्ट रूल हुआ था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ था, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स जो हैं वो छीन लिए थे इंडिया के, कि अब इंडिया के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल नहीं करेगी, ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रूल करेगा। ये चीज़ें हो रही थी। तो तिब्बत के साथ जो ट्रेड इंटरेस्ट थे ब्रिटिशर्स के, उसकी वजह से सिक्किम का एक इन्होंने क्या कर दिया था, एक्सपीडिशन कर दिया था सिक्किम के ऊपर, एक अभियान कर दिया था इन्होंने कि सिक्किम को और ज़्यादा अब ऑटोनॉमी इनसे और ज़्यादा छीन ली थी। इस समय चौगेल राजा ने विरोध किया, उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ, आप गलत कर रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही थी। तो चौगेल राजा और उसकी वाइफ जो थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, प्रिजनर बना दिया गया। वो निगोशिएशन करने के लिए कोलकाता आए थे, लेकिन निगोशिएशन हुआ नहीं। तिब्बत और ब्रिटिशर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन सिक्किम जो है उसके बीच में फंस गया बेचारा, तो उसके चौगेल को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। फिर 1888 आते आते तिब्बत को भी डिफीट कर दिया था। तिब्बत में भी ब्रिटिशर्स के साथ जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तिब्बत के साथ अलग इंटरेस्ट चल रहे थे ब्रिटिशर्स के। तिब्बत वाले क्षेत्र में रशिया का इन्फ्लुएंस ना बढ़ जाए, उसकी वजह से तिब्बत को कहीं ना कहीं तिब्बत में इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था ब्रिटिश एम्पायर, इसलिए यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। साथ ही साथ ट्रेड इंटरेस्ट तो थे ही थे। तो 1888 में तिब्बत को हरा दिया गया और नॉर्दर्न सिक्किम जो है वो ब्रिटिश इंडिया के ही कंट्रोल में पूरी तरह से आ गया। तो सिक्किम अब पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। और अब तो ऐसी स्थिति थी, एक बार चौगेल राजा जो था उसको भी जेल में डाला हुआ था, रानी को भी प्रिजनर बनाया हुआ था, तो डायरेक्टली ही कंट्रोल कर रहा था कुछ समय के लिए तो ब्रिटिश एम्पायर। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने नई लैंड होल्डिंग, नया लैंड लॉर्ड सिस्टम इस्टेब्लिश किया यहाँ पे, जिसमें इन्होंने क्या किया, लैंड स्टेट्स जो हैं वो काजी, टिकदार और लांबाज को दिए गए। पहले भी हुआ करता था सिस्टम, लेकिन एक नए तरीके से इन्होंने लैंड लॉर्ड सिस्टम बनाया कि काजी, टिकदार और लांबाज जो है उनको दिया गया। कैपिटल जो है उसे गैंगटोक बनाया गया। अभी भी गैंगटोक ही है कैपिटल, लेकिन ये कैपिटल गैंगटोक जो है ब्रिटिशर्स ने 1894 में बनाई थी, 1894 में। उसके बाद 1895 में चौगेल जो था, राजा जो था, उसे रिलीज कर दिया गया। और ब्रिटिश गवर्नर ने जो उस समय थे, उन्होंने 10 क्लोज एग्रीमेंट किया सिक्किम के साथ, जिसमें कहा कि तुम्हें तुम्हारी सॉवरेनिटी को रिटर्न कर दिया जाएगा, तुम दे देंगे, तुम्हारे अधिकार सारे वापस मिल जाएंगे। लेकिन उस समय जो पॉलिटिकल ऑफिसर था सिक्किम का, उसने जॉन क्लाउड वाइट, उसने मना कर दिया कि तुम्हें पूरी सॉवरेनिटी नहीं देंगे। वो बात जो है, ये 10 क्लोज एग्रीमेंट वगैरह उससे मानने से ही मना कर दिया। और चौगेल जो है उसे सिर्फ जुडिशियल जो राइट्स थे सिक्किम के वो दिए गए कि ठीक है, तुम अपने राज्य की न्याय व्यवस्था को संभालो, उसके अलावा जो अधिकार हैं वो तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। ठीक। फिर 1905 में क्या होता है, जो प्रिंस ऑफ वेल्स होते हैं और जो आगे चल के किंग जॉर्ज 5 बनते हैं, कोलकाता में वो आते हैं, उनकी विजिट होती है, इंडिया में विजिट करते हैं, उस समय कोलकाता भी आते हैं। तो उस समय वो चौगेल राजा से भी मिलते हैं, और चौगेल राजा से मिलते हैं तो उस समय चौगेल के जो प्रिंस थे, क्राउन प्रिंस, जिनका नाम था साइडोंग टोको, इनसे उनकी मुलाकात होती है और उनके साथ वो मुलाकात में उनकी थोड़ी दोस्ती बन जाती है। उनको, जो सिक्किम के प्रिंस थे, उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी भेजा जाता है पढ़ने के लिए कि आप वहाँ आइए, वहाँ पे पढ़ाई कीजिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सीधा सिक्किम के जो क्राउन प्रिंस थे और क्राउन था, उसका ब्रिटेन के क्राउन के साथ एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है। फिर जब साइडोंग पावर में आते हैं तो किंग जॉर्ज के द्वारा उनकी गवर्नमेंट को सॉवरेनिटी दी जाने की बात कही जाती है कि भाई वो मेरा दोस्त है, सिक्किम का राजा, तो उसे सॉवरेनिटी दे दी जानी चाहिए। तो अब किंग जॉर्ज की बात को तो ऑब्वियसली मानी ही जाएगी, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन का ही रूल है, तो ब्रिटिश क्राउन ये बात मानेगा। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो फिर चौगेल का रूल रहा इस राजा के समय, साइडोंग के समय पे, और ये 1914 तक चला। फिर 1918 में, अब 1918 में आते थे, अब देखिए पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, और उसके बाद इस समय स्थिति क्या थी, 1918 में जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, सिक्किम जो है सारे जो इसके डोमेस्टिक अफेयर्स थे उनमें इंडिपेंडेंट हो चुका था, कि डोमेस्टिकली इंडिपेंडेंट रहेगा पूरी तरह से। इंटरनल मैटर्स में ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप बंद हो गया था। बाहरी जो मामले थे, फॉरेन अफेयर्स, मिलिट्री, इन चीज़ों में ब्रिटिशर्स का अभी भी प्रभाव था, और उसमें वो प्रोटेक्शन रखना चाहता था कि इसमें ब्रिटिशर्स जो है वो चाहते थे कि हमारा कंट्रोल रहे सिक्किम के ऊपर, क्योंकि दूसरी तरफ नेपाल भी था, भूटान भी था, इधर तिब्बत भी था, तीनों तरफ से एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंट लोकेशन थी सिक्किम, तो उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे। इस दौरान जो है सिक्किम की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही थी। यहाँ पे गैम्बलिंग चल रही थी, चाइल्ड लेबर चल रहा था, यहाँ पे मतलब स्थिति कोई ज़्यादा बेहतर थी नहीं।
ये चल रहा था। फिर उसके बाद भारत की आज़ादी का समय आता है साल 1947 में। साल 1947 में जब देश आज़ाद होता है तो उस समय स्थिति देखिए। साल 1947 में जब प्री पार्टीशन था इंडिया का मैप देखिए आप, कि जब ब्रिटिश भारत छोड़ के जाने वाले थे तो उस समय ये जो येलो कलर में क्षेत्र नज़र आ रहे हैं ये तो ब्रिटिशर्स के द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल किए जाते थे, और जो ये वॉयलेट और पिंक कलर में नज़र आ रहे हैं क्षेत्र पर्पल कलर में, ये जो हैं ये रियासतें हुआ करती थी, प्रिंसली स्टेट्स इनको कहते हैं। तो प्रिंसली स्टेट्स थे, यहाँ पे अलग अलग राजा रजवाड़े थे, दिख रहे हैं आपको, कई 565 के आसपास यहाँ पे रियासतें थी, अलग अलग नंबर आपको नज़र आएंगे, कहीं 542 नज़र आएगा, कहीं 565 नज़र आएगा, ऐसे नंबर नज़र आएंगे, छोटी मोटी कई रियासतें यहाँ पे थी। तो इन रियासतों को ये कहा गया, जिसमें सिक्किम भी था ऑब्वियसली, इन रियासतों को ये कहा गया कि आप या तो भारत में विलय हो जाइए या पाकिस्तान में विलय हो जाइए या फिर इंडिपेंडेंट रह लिए। अब जब देश आज़ाद होने वाला था तो एक बात और भी तय हुई थी कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बनेंगे इस ब्रिटिश इंडिया में। एक तरफ बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान एक तरफ नहीं दो तरफ बना, एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान और एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान। साल 1947 का ये मैप है, ध्यान से देखिए इसे। तो इसमें ये हुआ कि जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है उस क्षेत्र को पाकिस्तान बताया जाएगा, वो पाकिस्तान का पार्ट बनेगा। तो बंगाल का जो ईस्ट वाला हिस्सा था वो ईस्ट पाकिस्तान बना, जो आज के समय बांग्लादेश है। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद बांग्लादेश बन गया था, तो ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। और इधर वाला जो आज के समय पाकिस्तान है ये वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, और इसमें पंजाब का भी बंटवारा हो गया। इधर वाला पंजाब जो है वेस्ट वाला पाकिस्तान में चला गया, ईस्ट वाला इंडिया में रह गया। इस समय आपको कुछ और क्षेत्र भी नजर आ रहे हैं, जैसे कश्मीर। कश्मीर ने अभी तक विलय पत्र साइन नहीं किया था 1947 में 15 अगस्त तक। यहाँ पर जूनागढ़ ने भी साइन नहीं किए थे। तो जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद रियासतें ऐसी रियासतें थी जिनका विलय बाद में हुआ भारत में। इनके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, और रियासतों के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया, ये आप बातें जानते हैं। पुडुचेरी को 1954 में मिलाया गया। गोवा जो है आपको पता होगा कि पुर्तगालियों के पास था, दमन दीव और ये, तो इनको बाद में एनेक्स किया गया, बाद में इंडिया का पार्ट बने गए। उसी तरह से सिक्किम जो है ये भी ये बाद में पड़ा भारत का पार्ट 1975 में। तो ये कैसे बने पार्ट, सबकी अलग अलग बातें कभी करेंगे, लेकिन सिक्किम के ऊपर हमारा फोकस चल रहा है। तो ये एक रियासत थी, ब्रिटिशर्स के प्रोटेक्शन में थी। इंडिया का पार्ट उस समय तक, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट तो थी, लेकिन जब आज़ाद भारत हुआ तो उस समय भारत का पार्ट नहीं बनी। इसने कहा कि हम तो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। कहा तो ये बात कश्मीर भी यही चाहता था, कश्मीर में जो राजा थे वो भी यही बात चाहते थे कि उनका कश्मीर इंडिपेंडेंट बना रहे, लेकिन हालात ऐसे हुए, हरि सिंह जो राजा हरि सिंह थे, कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तानियों की तरफ से अटैक कर दिया गया। यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी अलग अलग क्षेत्रों में, एक तरफ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, एक तरफ हिंदू पॉपुलेशन थी, एक तरफ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन थी। लद्दाख वाले क्षेत्रों में, जम्मू में हिंदू पॉपुलेशन, कश्मीर वैली में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा, तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल था। फिर हरि सिंह ने साइन किया इंडिया के साथ विलय पत्र, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था। तो कश्मीर भारत का पार्ट बना उसके बाद 1947 में ही, और भारत ने पाकिस्तान के साथ उस समय लड़ाई भी लड़ी। तो उस समय सिक्किम आज़ाद रह रहा था, और सिक्किम के ऊपर कोई विवाद था नहीं कि सिक्किम को ना तो एनेक्स कर रहा था नेपाल, और ना भूटान, और ना तिब्बत, ना चाइना, में तो बेसिकली कुछ नहीं कर रहा था। तो उस समय क्या हो रहा था, सिक्किम इंडिपेंडेंट रहना चाह रहा था, और सिक्किम को इंडिपेंडेंट रहने की गारंटी ब्रिटिशर्स ने दी थी, ब्रिटेन ने जाते जाते कि हाँ तुम्हें कोई छेड़ेगा नहीं, तुम आज़ाद रहोगे, लेकिन उसी कंडीशंस पे जिस तरीके से अभी ब्रिटिशर्स के अधीन तुम थे, एक प्रोटेक्टरेट के तौर पे भारत तुम्हारा प्रोटेक्टर रहेगा। तो 1947 में सिक्किम इंडिपेंडेंट रहा, लेकिन स्पेशल प्रोटेक्टरेट रिलेशन रहे इंडिया के साथ, कि सिक्किम को कहा कि तुम्हारी इंटरनल ऑटोनॉमी तुम्हारे पास रहेगी, और तुम्हारा अपना राजा रहेगा जो इंटरनल मैटर्स को पूरी तरह से संभालेगा, वो चोग्याल रहेगा। लेकिन सिक्किम के जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, यानी कि फॉरेन अफेयर्स के मामले जो हैं, वो भारत के पास जिम्मेदारी थी। डिफेंस का जो मैटर था वो इंडिया के पास था, कम्युनिकेशन का इंडिया के पास था। तो बेसिकली इंडिया के अधीन सिक्किम एक डोमिनियन स्टेटस सिक्किम को मिला हुआ था। आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे राजा था, एक रियासत थी, वो राजा रजवाड़े, वहाँ पे मोनार्क था, चोग्याल जिसे कहते थे, लेकिन उसके पास इंटरनल मैटर्स ही थे जिनको वो संभाल सकता था। एक्सटर्नल मैटर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन भारत सरकार संभाल रही थी। फिर आगे चल के क्या होता है, साल 1960 के दशक में, 1960 के दशक से ही
चोग्याल राजा, जो वहाँ का राजा था चोग्याल, और जो सिक्किम के लोग थे उनके बीच में टेंशन्स राइज होनी शुरू हुई, क्योंकि अब वो दौर आ चुका था कि दुनिया भर में डेमोक्रेसीज जो है उनका राइज हो रहा था। दुनिया भर में ज़्यादातर देश डेमोक्रेसी बन चुके थे या बन रहे थे, तो यहाँ के लोग भी डेमोक्रेटिक होना चाहते थे, वो मोनार्की नहीं चाहते थे। सिक्किम में जो डेमोग्राफी थी, डाइवर्स पॉपुलेशन थी, वहाँ पे भूटिया जो थे वो तो चोग्याल एथनिकल ग्रुप जो था, चोग्याल राजा जो थे वो भी भूटिया कम्युनिटी से थे, और ये भूटिया कम्युनिटी तिब्बत से आके यहाँ पे बसी थी। इसके अलावा लेपचा जो है वो सबसे प्राचीन यहाँ की कम्युनिटी थी, जो फार्मिंग कम्युनिटी थी, और नेपाली जो है वो मेजोरिटी में पॉपुलेशन यहाँ पे थी, लिम्बूज थे, ये सब लोग यहाँ पे थे। और उनमें पावर सबसे ज़्यादा किसके पास थी? भूटिया के पास थी, और उसके अलावा कुछ पॉलिटिकल पावर जो थी वो लेपचाज के पास भी थी। तो यहाँ पे जो मेजोरिटी पॉपुलेशन नेपालीज की थी वो नाराज़ थी इस चीज़ से। नाराज़ इसलिए थी कि भाई एक मोनार्की है, मोनार्की के अंदर कुछ ही लोगों को पावर ज़्यादा मिलती है और चुने हुए लोग तो होते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स चाहती थी यहाँ की जनता। चोग्याल राजा को हटाया जाए और अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स होने चाहिए। और उस समय का जो चोग्याल था, राजा जो था पाल्डेन टोंगडुप नामग्याल, ये 1965 में राजा बना था, और ये एक ऑटोक्रेटिक रूलर था। ये चाहता था कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वगैरह ना हो और पूरी पावर जो है वो मेरे पास ही सेंट्रलाइज रहे। इसकी वजह से जो है लोग और ज़्यादा नाराज़ थे कि हमें डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स चाहिए, और ये व्यक्ति चाहता नहीं है बिल्कुल भी। साथ ही उस राजा ने, ये जो चोग्याल था उस समय, इसने इंडिया के साथ भी बातचीत करी और इसने कहा कि हमें स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। अब हम भूटान की तरह पूरी तरीके से आज़ाद देश बनना चाहते हैं, हम किसी तरीके से भारत के ऊपर निर्भर होना नहीं चाहते। ना तो हमें कम्युनिकेशन का क्षेत्र, ना एक्सटर्नल अफेयर्स का या डिफेंस का क्षेत्र जो है भारत को नहीं देना, हम सारी चीज़ें खुद मैनेज करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो किंगडम ऑफ सिक्किम जो है ये इस समय चाहता था, यहाँ का चोग्याल, की पूरी तरीके से आज़ाद रहूँ मैं, ना कि किसी के ऊपर हमारी किसी तरीके की निर्भरता हो। तो इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी को ये बात पता थी कि देखिए साल 1962 में चाइना के साथ हमने युद्ध लड़ा, इधर तो चाइना आ चुका था, तिब्बत तो अब बचा नहीं था, तिब्बत को तो चाइना ने पूरी तरह से नेक्स कर लिया था। तो इधर चाइना था, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, और इंडिया का ये जो क्षेत्र है चिकन नेक वाला, ये भी बहुत ही, आप जानते हैं, बहुत पतला सा क्षेत्र है, 20-22 किलोमीटर की स्ट्रिप है ये, जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ जुड़ती है, जो 7 सिस्टर्स हैं उनके साथ। और इसके बाद सिक्किम आ जाता है। तो सिक्किम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है। इस लोकेशन को अगर हम देखें भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्रिटिकल है इंडिया के डिफेंस के लिए ईस्टर्न हिमालय के क्षेत्रों में। तो इंदिरा गांधी बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि सिक्किम जो है वो पूरी तरह से आज़ाद बन जाए। भूटान का अलग मसला था, सिक्किम को अलग तरीके से देखा जाता था। तो सिक्किम की स्ट्रेटेजिकल लोकेशन को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उस समय के रो प्रमुख, फादर ऑफ रो जिन्हें कहा जाता है, RN कॉव, उनको ये कहा कि क्या हम किसी तरीके से सिक्किम को पूरी तरह से भारत का पार्ट बना सकते हैं। तो उसके ऊपर बातचीत हुई, फिर रो एक्टिव हुआ। रो आप जानते हैं इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसे कहते हैं। इसने क्या किया कि सिक्किम के जो उस समय के पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स चाहते थे, इंडिया की तरफ जिनका झुकाव था, प्रो इंडियंस थे, उनके साथ बातचीत करना शुरू किया और उनके साथ और मजबूत रिलेशंस कल्टिवेट करने शुरू करे। मकसद ये था कि इवन नेपाली कम्युनिटी के साथ भी, और जो बाकी कम्युनिटीज़ थी लेपचाज वगैरह, उनके साथ इन्होंने अपने रिलेशन स्टैब्लिश करने शुरू किए, जो प्रो डेमोक्रेटिक थे, एंटी मोनार्की थे, इनके साथ उन्होंने रिलेशंस बनाए। और इन्होंने कहा कि अब तुम्हें क्या करना है, हम तुम्हें लॉजिस्टिक देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, सिक्किम के डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मजबूत वो करो, आप कैरी फॉरवर्ड करो। तो रो ने ये रोल निभाया कि सिक्किम के डेमोक्रेटिक मूवमेंट को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ने लग गई और मोनार्की को उन्होंने अपोज करना शुरू किया। उनमें से एक लीडर थे, सिक्किम नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, जिनका नाम था काजी लेंडोप डोरजी। ये इंडिया के सपोर्टर भी थे, प्रो इंडियंस थे और प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बहुत बड़े समर्थक थे। इनको जिताने के लिए रो ने काफ़ी प्रयास करे, और सिक्किम की जो आगे चुनाव हुए, असेंबली इलेक्शंस हुए, उसमें इनको जिताया गया। 1970 में प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है और ज़्यादा ताकतवर हो गए और स्ट्रॉन्ग हो गए, और नेपाली जो मेजोरिटी की जो पॉपुलेशन थी
नेपाली लोग जो सिक्किम के वाले क्षेत्रों में रहते थे, इन्होंने डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की डिमांड और ज़्यादा मजबूती से यहाँ पे उठाना शुरू कर दिया। तो ये 1970 के दशक में यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे। 1973 में एक लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हुआ जिसमें चोगेल राजा के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन वगैरह भी हुए, उसके ऑटोक्रेटिक रूल के एंड के बारे में बात करी गई। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। उस समय एक ट्रिपार्टाइल एग्रीमेंट हुआ 8 मई 1973 को, जिसमें चोगेल राजा खुद, इंडिया और जो सिक्किम की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसे ट्रिपार्टाइल एग्रीमेंट कहा जाता है। और इसमें ये कहा गया, शुरुआत में इस एग्रीमेंट में बेसिकली ये था कि चोगेल राजा के पास क्या रहेगा, उनका महल रहेगा और उनकी जो पुलिस है वो रहेगी, उनके गार्ड्स वगैरह रहेंगे, और बाकी जो मैटर्स हैं उनको अब क्या है, इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया की मिलिट्री और इंडिया की पुलिस संभालेगी। जो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनको मैनेज करने के लिए इंडियन मिलिट्री जाएगी। ठीक है। उसके बाद भी टेंशन कम नहीं हुई और टेंशन इस तरह से चल रही थी कि यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज, कई लोग जो हैं वो चोगेल राजा को पूरी तरीके से हटाना चाहते थे, मोनार्की को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते थे। उस समय इंडिया ने और रॉ ने और ज़्यादा सपोर्ट किया सिक्किम के इस आंदोलन को, जो प्रो डेमोक्रेटिक आंदोलन चल रहा था। और चोगेल पैलेस में जो राजा था उसने, उसके बाद इंडियन ट्रूप्स ने इसको भी सराउंड कर दिया, जो चोगेल राजा का भवन था, राजमहल था, उसको भी चारों तरफ से घेर लिया। ये सब तरीके से चीज़ें रही क्योंकि दंगो फसाद की भी एक बहुत बड़ी संभावना थी और इस तरह से चीज़ें चल रही थी। तो सिक्किम का जो इंटीग्रेशन इंडिया में होना था, उसके पीछे ये प्रॉपर एक मूवमेंट चलाया गया। मूवमेंट इस तरीके से चलाया गया कि यहीं के लोग ये चाहें कि वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो, और ये ओबियसली हर देश के लोग चाहते हैं कि वहाँ पे उनके लोगों के पास पावर रहे, तो मोनार्की को अंत हो। और उसके बाद यहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन क्या चाहती है, उसके लिए रेफरेंडम कराया गया। भारत ने ऐसा नहीं किया कि सीधा सिक्किम को अनेक्स कर लिया या भारत का पार्ट बना दिया, नहीं। अप्रैल 1973 में एक रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम क्या होता है कि जिसमें लोगों से ये पूछा जाता है किसी भी मुद्दे के ऊपर कि वो क्या चाहते हैं, एक वोटिंग होती है बेसिकली। तो सिक्किम में एक रेफरेंडम हुआ कि क्या सिक्किम के लोग इंडिपेंडेंट स्टेट रहना चाहते हैं, अलग देश बना रहना चाहते हैं, या भारत का भाग बनना चाहते हैं। तो भारत का भाग बनने के लिए 97% लोगों ने वोटिंग करी। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब 97% लोगों ने ये कह दिया कि वो भारत का पार्ट बनना चाहते हैं। तो इसके बाद ऑब्वियसली भारत का पार्ट बनने के लिए साल 1974 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया सिक्किम में, जिसमें चोगेल राजा ने तो इसको अपोज किया। चोगेल जो राजा था उसकी पावर को पूरी तरह से रिड्यूस कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्की थी उसमें मोनार्की को बहुत कमज़ोर कर दिया गया। सिक्किम को भारत का एक एसोसिएट स्टेट बना दिया गया, एसोसिएट स्टेट बना दिया गया एक तरीके से। उसके बाद इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल सिक्किम के ऊपर इस्टेब्लिश हुआ, और उसके बाद इंडियन पार्लियामेंट में भी एक रेजोल्यूशन पास किया गया और सिक्किम को इंडियन यूनियन का स्टेटहुड देने का यहाँ पे जो रेजोल्यूशन उसे पास किया गया। चोगेल जो था राजा, उसने अपोज किया, लेकिन इसके बावजूद भी भारत का 22वां राज्य सिक्किम जो 1975 में बना। अब चोगेल ने इस चीज़ को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी अपील करी कि नहीं, ये तो भारत में विलय जो है वो इलीगल है या ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस तक उसने जो है अपनी गुहार लगाई, लेकिन भारत ने भी इसके एफर्ट्स को न्यूट्रलाइज करा। ज़्यादा इसकी बातें जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी ना सुने, उसके लिए भारत ने भी अपना जो है पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल किया, सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया। और चोगेल की बात को किसी ने ज़्यादा महत्व भी नहीं दिया, क्योंकि एक छोटा सा हिस्सा था जो मोनार्की था, जो कि ब्रिटिशर्स के दौर में भी इंडिया के ही प्रोटेक्शन में था, और इसके जो ज़्यादातर मैटर्स थे, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, और इन मैटर्स को भी भारत ही संभालता था। इवन इनकी जो जनता थी उसमें भी 97% लोगों ने वोटिंग करके ये कहा था कि हम भारत का पार्ट बनना चाहते हैं। तो कोई ऐसी जोर ज़बरदस्ती तो हुई नहीं थी, कोई गलत चीज़ें तो हुई नहीं थी, तो किसी ने भी इसका सपोर्ट किया नहीं। और 16 मई 1975 को इंडियन पार्लियामेंट ने 36वां संविधान संशोधन किया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिसके थ्रू सिक्किम को भारतीय गणराज्य का 22वां राज्य बनाने के ऊपर मोहर लगी। इसके तहत ही, इसी अमेंडमेंट के तहत ही जो सिक्किम के अंदर मोनार्की थी उसे भी अबॉलिश कर दिया गया और सिक्किम को एक डेमोक्रेटिक स्टेट के तौर पे भारत का भाग बना दिया गया। तो इस तरीके से सिक्किम भारत का भाग बना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। अब तो देखिए
राज्यों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि कई राज्यों का डिवीज़न हुआ और ये सब चीज़ें हुई, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बदली, लेकिन उस समय ये 22वां राज्य बना था। तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, सिक्किम का पूरा इतिहास आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट के साथ साथ सक्सेस प्लस एकेडमी की ऐप को भी डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको इन वीडियो से रिलेटेड PDF मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोज़ के साथ साथ नोट्स और उनके टेस्ट भी मुहैया कराए जाते हैं। साथ ही चैट सेक्शन के माध्यम से आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन एंड इंस्टाग्राम के माध्यम से। आपका कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।